हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर गीत की हिंदी ज्ञान धारा। आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जिनमें से परीक्षा में प्रश्न आते ही हैं। तो हमें ध्यान देना है कि जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जो है इन प्रश्नों को हल करते करते जो है हम कई और रचनाओं के नाम और कई और तथ्य आधुनिक काल की उपन्यास विधा से याद कर लेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, मैला आंचल कहानी की कथा का क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि मैला आंचल जो है यहाँ पर प्रश्न में कहानी लिखा गया है, तो ये कहानी ना होकर उपन्यास है। जो हमें पता है हमें वही लिखना है, हमें वही समझना चाहिए। ठीक है, प्रश्न को देखकर कंफ्यूज नहीं होना। किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। ठीक है, कब लिखा? तो इन्होंने लिखा है ये उपन्यास 1954 में लिखा है। कैसा उपन्यास है ये? आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास कौन सा होते हैं? जो किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ठीक है, विशेष क्षेत्र के बारे में, वहाँ की जो है संस्कारों इत्यादि के बारे में हमें जानकारी देते हैं। इसी के कारण जो है फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासों का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, इनके और कौन से उपन्यास हैं जो प्रसिद्ध हैं? जैसे जुलूस उपन्यास इनका बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो है दीर्घ तपा, ठीक है, और परति परति परिकथा भी जो है इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। तो ये हमें ध्यान देना। अब मैला आंचल कहाँ का है? मैला आंचल जो है बिहार से संबंधित है। बिहार में भी कहाँ से? मेरी गांव, मेरीगंज। ठीक है, मेरीगंज गांव पर आधारित है। तो पहला विकल्प यहाँ पर हमें बिहार दिख रहा है, तो ये विकल्प हमारा सही होगा। अगर मेरीगंज लिखा होता तो हम उसे ठीक करते हैं, यानी कि बिहार और मेरीगंज में से कोई भी विकल्प आए हमें उसे ही चुनना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। अब तिलिस्म और जो है अय्यारी क्या होता है? तिलिस्म होता है जादू टोना, जिसमें जो है तिलिस्म करके दिखाया जाए। ऐसे नहीं होता था कि एक जो है पानी है या एक ग्लोब है, उसमें सारे जो है जादूगरनी सारे जो है भविष्य को देखकर बता देती थी। तो ऐसे उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बाबू देवकी नंदन खत्री को माना जाता है। ठीक है, आपने वो वाला जो है एक टीवी में जो है सीरियल भी देखा होगा, चंद्रकांता, बहुत पहले आता था। तो चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, ऐसे ही तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास हैं। ठीक है, तो ये किसने लिखे हैं? देवकी नंदन खत्री ने लिखे हैं और इन्हें तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, नरेंद्र मोहिनी भी इन्हीं का उपन्यास है। अनूठी बेगम भी इन्हीं का उपन्यास है। अगला है चक्कर दार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है। तो जैसे तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक जो है देवकीनंदन खत्री को माना जाता है, उसी प्रकार से गोपाल राम गहमरी जो यहाँ पर हमारे तीसरे विकल्प में है, गोपाल राम गहमरी को जो है जासूसी उपन्यासों का, ठीक है, जासूसी उपन्यासों का जिसमें जो है थ्रिल होता है, ऐसे उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, तो इन्हें जो है आप अगर आता है जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गोपाल दास गहमरी। गहमरी को जरा ऐसे याद करो कि ये शब्द थोड़ा सच सच में जासूसी शब्द नहीं लग रहा है ना? तो इस तरीके से हमें इसको याद करना पड़ेगा। इनके कैसे कैसे हैं इनके उपन्यासों के नाम? जैसे सरकटी लाश है, जासूस की भूल है, खूनी कौन, अद्भुत लाश, ठीक है, बेकसूर की फांसी, ऐसे इनके उपन्यासों के शीर्षक हैं। तो हमें दोनों ही नाम अच्छे से याद करने हैं। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, इनका जो है एक प्रसिद्ध उपन्यास है। चारूचंद्र लेख है, इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, अनाम दास का पोथा, ठीक है, अनाम दास का पोथा इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। मैं पूरे नाम नहीं लिख रही हूँ पर याद करने हैं। अनाम दास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है, चारूचंद्र लेख। और इसके अलावा जो है उन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा है? पुनर्नवा। ठीक है, क्या है? पुनर्नवा उपन्यास भी इनका ही है। तो हमें ये चुनना है यहाँ पर विकल्प। बुधुआ की बेटी जो है किसने लिखा है? जो है उग्र ने लिखा है। ठीक है, उग्र जो है उपनाम है। निर्वासिता जो है किसने लिखा है? अनूपलाल जी ने लिखा है।
ठीक है। पांडे इसके बाद जो है निरुपमा उपन्यास के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ये हमें याद करना है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ये हमें याद कर लेना है। अगला जो है बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम क्या है? ठीक है, यानी कि लेखिका कौन है? एक फीमेल है और सारे ही फीमेल नाम दिए गए हैं। तो बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका कौन है? प्रभा खेतान। कौन है? प्रभा खेतान है। कैसे याद रखना है कि बाजार के बीच बाजार के खिलाफ? बाजार के बीच में एक छोटी सी रोड जा रही है जो कहाँ जाती है? खेतों की ओर जाती है। ठीक है, बाजारों के बीच क्या है? क्या है? एक छोटी सी रोड जा रही है जो कहाँ जाती है? खेतों की ओर जाती है। तो इस तरीके से हमें इस रचना को याद करना है। ठीक है, प्रभा खेतान की रचना है बाजार के बीच बाजार के खिलाफ। अगला है राग दरबारी के रचनाकार कौन है? तो राग दरबारी के रचनाकार जो हैं वो कौन है? श्रीलाल शुक्ल है। ठीक है, कौन है? श्रीलाल शुक्ल है। इसमें जो है कहाँ, इसके साथ एक प्रश्न और आता है, कहाँ कर है? जैसे हमें मैला आंचल का पूछा कि मैला आंचल किस क्षेत्र विशेष से संबंध रखता है, तो ये जो है राग दरबारी जो है ये शिवपालगंज की कथा है। ठीक है, कौन से स्थान की कथा है? शिवपालगंज की कथा है। ठीक है, इसमें क्या है? जीवन के यथार्थ का चित्रण हुआ है। और जो है राग दरबारी के लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, श्रीलाल शुक्ल जी को। ठीक, तो ये हमें याद करना है। इनके और कौन से जो है उपन्यास हैं? जैसे विश्रामपुर का संत जो है बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, विश्रामपुर का संत, ये हमें याद रखना है। ये रचना कई बार पूछी गई है और राग दरबारी तो पूछा ही जाता है कई बार, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, वयम रक्षा में। वयम रक्षा में किसकी रचना है? तो वयम रक्षा ने जो है हमारी रचना है चतुरसेन शास्त्री की। किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री की। चतुरसेन शास्त्री की रचना है ये। ठीक है, अब हमें इसको कैसे याद रखना है कि रक्षा तो वही कर पाएगा, वयम मतलब हमारी, रक्षा तो वही कर पाएगा जो चतुर होगा। जो क्या होगा? चतुर होगा, वही तो रक्षा कर पाएगा। तो इस तरीके से हमें इस रचना को याद करना है। इनके और कौन से हैं सेन शास्त्री के और उपन्यास? जो सबसे प्रसिद्ध है वो कौन सा है? वैशाली की नगर वधु। ठीक है, वैशाली की नगर वधु कैसी है? वैशाली की नगर वधु जो है बहुत ही चतुर है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, एक इनका उपन्यास है सोना और खून। ठीक है, सोना और खून। सोना और खून में अंतर कौन कर पाएगा? जो बहुत अधिक चतुर होगा। ठीक, ये हमें याद रखना है। अगला जो है हमारा प्रश्न, बाण भट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा क्या है? तो किसने लिखा है? अभी हमने पढ़ा है, अभी पीछे ही पढ़ा था, किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है ये उपन्यास। ठीक है, विधा क्या है? हम उपन्यास आधारित प्रश्न कर रहे हैं, तो क्या है इसकी विधा? उपन्यास है। कब लिखा गया था? ये 1946 में लिखा गया था। अभी हमने और कौन से जो है इनके उपन्यास पढ़े हैं? एक तो चारूचंद्र लेख पढ़ा है। ठीक है, अनामदास का पोथा भी हमने पढ़ा है। और अभी प्रश्न में क्या था? पुनर्नवा के बारे में भी हमने जो है यही जाना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। ठीक, अगला प्रश्न है, छाया मत छूना। छाया मत छूना उपन्यास के लेखक कौन है? तो छाया मत छूना के लेखक है हिमांशु जोशी जी। ठीक है, कौन है? हिमांशु जोशी जी हैं। अब हिमांशु जोशी जी की ये रचना हमने कैसे याद करनी है? हिमांशु का अर्थ होता है चंद्रमा, और चंद्रमा की छाया जो है कोई छू नहीं पाता। चंद्रमा की छाया कोई छू नहीं पाता। तो छाया मत छूना मन के रचनाकार कौन है? हिमांशु जोशी जी हैं। और मन की छाया को चंद्रमा की छाया के समान कोई छू नहीं पाता, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? तो जिंदगी नामा एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और इसकी लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती है। ठीक, कब लिखा गया था ये उपन्यास? 1979 में लिखा गया था। ठीक है, अब कृष्णा सोबती की तो बहुत सारी प्रसिद्ध रचना है, जैसे दिलो दानिश।
इनकी जो है बहुत प्रसिद्ध रचना है। सूरजमुखी अंधेरे में बार बार पूछी गई रचनाएं। कुछ ऐसे लेखक हैं जिनकी रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं और हमें इनको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, एक और इनकी प्रसिद्ध रचना है समय सरगम। तो ये 4 रचनाएं तो आपको अच्छे से याद होनी ही चाहिए कि किसने लिखी है। कृष्णा सोबती जी ने लिखी है। एक तो जिंदगी नामा, दूसरी दिलो दानिश, सूरजमुखी अंधेरे में और समय सरगम किसकी है? कृष्णा सोबती की रचना है। ठीक है, अब जो है इसके बाद अगला प्रश्न जो है हमारे सामने क्या है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हमें ये बताइए कि ये जो प्रेमचंद के उपन्यास हैं इनका सही क्रम क्या है? ठीक है, इनका सही क्रम क्या है कि पहला जो है उपन्यास कब लिखा गया था? तो प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं, इन्हें उपन्यास सम्राट क्या बोला गया है? उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। पहले जो है ये आदर्शवादी उपन्यास लिखते थे, बाद में ये किस पर आ गए? यथार्थवादी उपन्यासों को लिखने पर इनकी कला चली गई। तो सबसे पहला उपन्यास, जो सबसे पुराना उपन्यास इनका माना जाता है, वो माना जाता है सेवा सदन। अब सेवा सदन हमें 2 विकल्पों में दिखाई दे रहा है। सेवा सदन के बाद जो उपन्यास हमें मिलता है वो कौन सा मिलता है? रंगभूमि। ठीक है, उसके बाद कर्मभूमि और उसके बाद हमारा क्या आएगा? गोदान। वैसे इनका जो है मंगलसूत्र एक उपन्यास है जो इनके जो है ये इससे पहले इस उपन्यास को पूरा करने से पहले इनका निधन हो गया था और इनके पुत्र जो है अमृत राय ने जो है इस उपन्यास को पूरा किया था। ठीक है, इनके बारे में गोदान के बारे में पूछ लिया जाता है कि गोदान कैसा उपन्यास है? तो गोदान किसान जीवन पर आधारित एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, किसान जीवन पर आधारित एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। रंगभूमि के बारे में पूछ लिया जाता है कि रंगभूमि में क्या है? रंगभूमि जो है सूरदास एक पात्र है जो अंधा है। ठीक है, उस पर आधारित एक उपन्यास है। ठीक, अब यहाँ पर एक कर्मभूमि उपन्यास मुझे दिख रहा है। कर्मभूमि उपन्यास जो है किस पर आधारित है? सामाजिक अव्यवस्था पर आधारित है, जिसमें जो है क्या बताया गया है हमें कि हिंदू मुस्लिम एकता जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो है दलितों का या किसानों का जो है किस प्रकार से जो है शोषण किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि शेखर एक जीवनी का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? ठीक है, शेखर एक जीवनी जो है हमारा बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। इसे मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास कहा जाता है। तो इसका जो हमारा पात्र है शेखर जो है वो किस स्वभाव का है? ये जो है किस स्वभाव का है? ये विद्रोही स्वभाव का है। ये उपन्यास किसने लिखा है? ये उपन्यास लिखा है आधा सा आएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे ने। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे ने, इनको हम उपनाम अज्ञे से ही पुकारते हैं। कैसा उपन्यास है? बार बार पूछा जाता है। तो ये मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, यानी कि मानसिक द्वंद्वों को ये उपन्यास दिखाता है। ठीक, तो इसके 2 भाग हैं मुख्यतः इस उपन्यास के, शेखर एक जीवनी के। ठीक, किसमें? पहला उपन्यास 1940 में और दूसरा जो है 1944 में जो है क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। अगला जो है प्रश्न हमारे सामने, मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? तो पहला प्रश्न हमने ऐसा ही किया था, या तो बिहार आएगा या मेरीगंज आएगा। तो यहाँ पर मेरीगंज हमें दिखाई दे रहा है। किसने लिखा है? अभी मैंने याद दिलाया था, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। उन्हें क्या बोला जाता है? आंचलिक उपन्यासों का जनक माना जाता है। और मैला आंचल भी एक आंचलिक उपन्यास है क्योंकि मेरीगंज जिले से संबंधित रखता है, यहाँ के संस्कारों संस्कृतियों आदि को बताता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? ठीक है, कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? तो जुलूस मैंने आपको जो है अभी याद कराया था आरंभ में ही
कि जो है फणीश्वरनाथ रेणुका है। परती परिकथा मैंने आपको याद कराया था, फणीश्वरनाथ रेणुका है। और मैला आंचल तो हमने देखा ही कि फणीश्वरनाथ रेणुका है, मेरीगंज जिले की कथा है और आंचलिक उपन्यास है। अब बचा गढ़ कुम्हार। तो गढ़ कुम्हार जो उपन्यास है वो फणीश्वरनाथ रेणु जी का नहीं है। ये किसका उपन्यास है? ये वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अगला है हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ या ठेठ हिंदी के ठाठ किस विधा की रचना है? तो मैं तो उपन्यास करा रही हूँ, लेकिन ये अलग से प्रश्न आएगा तो पता चलेगा कि ये क्या है, उपन्यास है, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है? एक उपन्यास है। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कौन है, इनके बारे में ध्यान देते हैं। एक सेकेंड। जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने खड़ी बोली में जो है क्या लिखा है हमारा, एक तो खड़ी बोली को इन्होंने जो है आगे प्रचार प्रसार किया। इनका जो रचना है अधकिला फूल बहुत अधिक प्रसिद्ध है, ये हमें याद रखना है। ठीक, इसके बाद जो है ठेठ हिंदी के ठाठ की यदि मैं बात करूं तो ये 1899 में प्रकाशित हुई थी। इनका जो प्रिय प्रवास ग्रंथ है, ठीक है, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, ये उपन्यास नहीं, ये क्या है, महाकाव्य है। किसका? खड़ी बोली का। किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का। चुखते चौपते है ना, ये भी इन्हीं का उपन्यास है। ब्रजांगना विलाप भी इन्हीं का जो है उपन्यास है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला है हमारा मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी जी का उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो मनोहर श्याम जोशी जी का उपन्यास इनमें से है हमारा कसब। ठीक है, कौन सा उपन्यास है? कसब है। मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए किसका है? सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है? मैंने तो एक बहुत ही मज़ेदार जो है, हमें क्या करना चाहिए, अपनी इमेजेस बनानी चाहिए, काल्पनिकता मन में करनी चाहिए। अब आप हंसना मत, क्योंकि मैंने इसे कैसे याद किया, मैंने तो ऐसे याद किया कि हमारे पड़ोस में एक अंकल जी रहते हैं, उनका जो है, मुझे मजाक नहीं बनाना चाहिए पर हम कहते हैं ना कई बार किसी के सिर पे बाल नहीं होते तो चंद्र दिख रहा है, तो मुझे तो उनसे ये याद है कि जो है मुझे चांद चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी कोई ट्रिक बना सकते हैं। दिल्ली दूर है रचना जो है वो किसकी है? शिव प्रसाद सिंह का जो है उपन्यास है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कितने पाकिस्तान जो है किसकी रचना है? कमलेश्वर जी की रचना है, ये हमें याद करना है। तो मनोहर श्याम जोशी जी का उपन्यास इनमें से कौन सा है? कसब है। ठीक है, इनका एक और प्रसिद्ध उपन्यास याद कर लीजिए, कुरु कुरु स्वाहा भी जो है इनका उपन्यास है, जो कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसी से मिलता जुलता क्या आप, ठीक है, क्या आप भी जो है इन्हीं का उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 17वां प्रश्न जो है, प्रश्न है परीक्षा गुरु के नायक का नाम इनमें से क्या है? तो परीक्षा गुरु एक उपन्यास है जिसको जो है क्या माना जाता है, जो है एक ऐसा उपन्यास है जो किससे है, मतलब विदेशी शैली कह सकते हैं पर आधारित एक उपन्यास है। ठीक है, इसका जो नायक है, इसका नायक जो है मदन मोहन है। क्या है? ये गलत संगति में पड़ जाता है और जो है इसका दोस्त जो है इसको जो है उस गलत संगति के कारण जब ये किसी मुसीबत में पड़ जाता है उससे इसे बाहर निकालता है। किसने लिखा है ये उपन्यास? ये लिखा है श्रीनिवास दास जी ने। ठीक है, श्रीनिवास दास जी ने ये जो है रचना लिखी है। अब जो है इस उपन्यास को याद कैसे करें? तो हम ऐसे करेंगे, वैसे तो परीक्षा जो है परीक्षा सेंटर पर होती है, लेकिन इस बार परीक्षा कहाँ हो रही है? निवास पर हो रही है। इस बार परीक्षा कहाँ हो रही है? निवास पर हो रही है। तो ये हमें याद करना है कि इस बार परीक्षा कहाँ पर होगी? हमारे निवास स्थान पर होगी। इस तरीके से हम इस उपन्यास को याद करेंगे। ठीक है, होप कि हो गया होगा आपको याद। ठीक, अब जो है कब लिखा गया था ये उपन्यास? ये जो है 1882 में लिखा गया था, ये प्रश्न पूछा गया है। इसे जो है हिंदी का, कई लोग जो है इसे हिंदी का पहला उपन्यास भी मानते हैं। ठीक है, हिंदी का पहला उपन्यास भी इसे माना जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब जैसे श्रद्धाराम फिलोरी जी हैं,
ठीक, उनका जो है उपन्यास भाग्यवती, इससे भी कई लोग हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। ऐसे ही किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा लिखित जो है लवंग लता और जो है आदर्श बाला के बारे में भी कई साहित्यकारों ने जो है काफी चर्चा की है। अगला प्रश्न है हमारे पास, चोटी की पकड़ की विधा क्या है? विधा कैसे उपन्यास है, कहानी है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है इत्यादि। तो चोटी की पकड़ की रचना जो है वो क्या है? हमारा एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है। लेकिन लिखा किसने है? तो ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। छायावादी कवि हैं कुछ जो है, उनकी जो है क्या रचनाएं कैसे मानी जाती हैं कि अधिकतर काव्य में जो है उनकी रचनाओं को ज़्यादा याद किया जाता है। ठीक, इसके बाद जो है अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर आधारित है? ठीक है, कौन सा उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? तो ऐसे तो जैसे कर्मभूमि में भी मैंने बताया सामाजिक अव्यवस्था और किसानों की जो है स्ट्रगल को दिखाया गया है। लेकिन जो पूरी तरह किसानी जीवन पर आधारित है, गोदान में भी किसान जीवन का वर्णन किया गया, लेकिन पूरी तरह जो किसानी जीवन पर आधारित उपन्यास है वो कौन सा है? प्रेमचंद जी का प्रेम आश्रम है। ठीक है, कब लिखा गया था? 1922 में लिखा गया था। सेवा सदन जो है वैश्यावृत्ति पर आधारित इनका जो है क्या कहते हैं उपन्यास है। और जो है निर्मला में क्या है? दहेज प्रथा और जो है अनमेल विवाह। अनमेल विवाह का मतलब क्या होता है? जैसे किसी एज गैप हो पति पत्नी में बहुत ज्यादा, तो अनमेल विवाह का प्रसंग किसमें है? निर्मला नाटक में है और निर्मला उपन्यास में है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? तो सोया हुआ जल जो विधा है उसका जो है क्या है? एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी। इसको इससे कनेक्ट करके देखो। देखो, सोया हुआ जल का क्या मतलब है? स्टेबल हो गया, है ना? तो यात्री भी जो है क्या हो गए? एक रात में कहीं कहा क्या हुए थे? स्टेबल हुए थे। तो उन्हीं से संबंधित ये रचना है। ठीक है, अब किसने लिखी है? एक प्रतीकात्मक उपन्यास बोल सकते हैं इसको हम। किसने लिखा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। किसने लिखा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की ये रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की ये रचना है। ठीक है, हमें याद रखना है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है हमारे पास, चंदा सुधा पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो चंदर इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? गुनाहों का देवता। और ये सभी जो है इसी उपन्यास के पात्र हैं। ठीक है, धर्मवीर भारती जी जो है एक उपन्यासकार भी हैं और जो है एक कवि भी हैं, ये हमें याद रखना है। और इनका एक और प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा, ये हमने याद करना है। सूरजमुखी अंधेरे में अभी हमने पढ़ा था, किसका था? कृष्णा सोबती का था। लेकिन सूरज का सातवां घोड़ा किसका है? धर्मवीर भारती जी का है, ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह साहित्य सृजन में लग गए? 1931 में जो है असहयोग, देखो आपको एक और जीके का प्रश्न यहाँ पर हो गया कि असहयोग आंदोलन जो है कब हुआ था? 1921 में हुआ था, है ना? यहाँ पर अपनी सरकारी नौकरी लगी हुई थी, उससे त्याग पत्र देकर जो है साहित्य सृजन में कौन से जो है लेखक लग गए? तो वो कौन है? वो कौन है? हमारे प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, प्रेमचंद जी ने सरकारी अपनी पारिवारिक इनकी बहुत सारी परेशानियां थी, उनको भी नहीं देखा इन्होंने, बल्कि जो है साहित्य सृजन को अपना क्या बना लिया? ध्येय बना लिया। अगला है उषा प्रियमवदा। उषा प्रियमवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें की नायिका कौन है? तो ये हमें याद रखना है कि सबसे पहले तो उषा प्रियमवदा के उपन्यास को याद रखना है। ठीक है, अब जो है इस उपन्यास की
जो है नायिका के बारे में हमसे पूछा गया है, तो इसकी नायिका कौन है? सुषमा है। ठीक है, कौन है? सुषमा है। अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद ने निम्न में से किस उपन्यास में किया है? तो किस में किया है? अभी मैंने बताया है कि उन्होंने इस तरह का चित्रण जो है कौन से उपन्यास में किया है। ठीक, उन्होंने इस तरह का चित्रण जो है निर्मला उपन्यास में किया है। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, किस में किया है? निर्मला उपन्यास में। क्या है? रंगभूमि में मैंने बताया था सूरदास नाम का एक अंधा लड़का है। प्रेमाश्रम जो है पूरी तरह किसानी जीवन पर आधारित है। कर्म भूमि में जो है कर्मों के आधार पर यह अव्यवस्था और किसानी मिला जुला जो है यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? तो अभी मैंने सूरज का सातवां घोड़ा जो है याद कराया। अब जो है यहाँ पर मुझे एक उपन्यास दिख रहा है, चारूचंद्र लेख। चारूचंद्र लेख अभी हमने आरंभ में ही पढ़ा था, किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जिसमें पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख है ना। तो ये उपन्यास हमने पढ़े थे। तो ये सारे उपन्यास किसके हैं? बाकी बचे हुए धर्मवीर भारती जी के हैं। ये उपन्यास जो है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो हमारा विकल्प क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है, चित्तकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम कौन है? तो चित्तकोबरा उपन्यास की लेखिका कौन है? यहाँ पर जो है मृदुला गर्ग है। ये हमें याद करना है, मृदुला गर्ग इस उपन्यास की लेखिका है। क्या बताया गया है इस उपन्यास में? इस उपन्यास में जो है औरत और आदमी यानी कि नर नारी और पुरुष के जो है संबंधों को बताया गया है, जिसमें समाज को कैसा बताया गया है? पुरुष प्रधान समाज है, और इस पर जो है क्या किया? इसका विरोध करने की कोशिश की गई है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, अगला है, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? जैसे मैंने बोला था कि जो है कई जो है मतभेद है हिंदी का पहला उपन्यास मानने में। तो गोपाल राय जी ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो गोपाल राय जी ने जो है देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। ठीक है, किसकी रचना है? पंडित गौरी दत्त जी की रचना है ये, और इसे गोपाल राय जी ने क्या माना है? हिंदी का पहला उपन्यास माना है। ठीक है, अब जो है भाग्यवती अभी मैंने बताया था श्रद्धाराम फिलोरी जी का जो है उपन्यास है। परीक्षा गुरु जो है श्रीनिवास दास जी का उपन्यास अभी मैंने याद कराया कि परीक्षा कहाँ होगी? निवास पर होगी। वामा शिक्षक किसका है? ईश्वरी प्रसाद जी का उपन्यास है। ठीक है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ये अभी मैंने इससे संबंधित आपको प्रश्न कराया है कि शिवपालगंज की कथा कौन से उपन्यास में वर्णित है? तो शिवपालगंज की कथा जो है किस में वर्णित है? हमारे श्री लाल शुक्ल जी के राग दरबारी उपन्यास में वर्णित है। ठीक है, क्या है? श्री लाल शुक्ल जी के राग दरबारी उपन्यास जी में वर्णित है। इनका एक और उपन्यास मैंने भी आपको याद कराया था, विश्रामपुर का संत, जो बार बार पूछा जाता है। विश्रामपुर का संत जो है इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? ठीक है, इन निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? तो पूर्ण प्रकाश, अलका, प्रभावती और निरूपमा, चार विकल्प हमें दिए गए हैं। तो इनमें से जो पूर्ण प्रकाश जो है उपन्यास है वो इनका नहीं है। वो किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। ठीक है, क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी ये कैसा मूल उपन्यास ना होकर एक अनुदित उपन्यास है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? यानी कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो आंचलिक उपन्यासों में नहीं होती? यहाँ पर है स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, आंचलिक लोक जीवन और रीति रिवाजों का चित्रण, आंचलिक जनजीवन का चित्रण, आंचलिक भाषा का प्रयोग। तो कौन सी जो है हमें यहाँ पर जो है विकल्प सही नहीं लग रहा? वो क्या है? स्वाधीनता आंदोलन का वर्णन
यहाँ नहीं होता। वो कैसे होता है? राष्ट्रीयता का बोध कराने वाले उपन्यासों में होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के लेखक का क्या नाम है? तो आवारा मसीहा के जो लेखक है वो कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। और किसके जीवन पर आधारित है? ये हमसे बार बार पूछा जाता है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर ये आधारित है। ये हमें ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ चुका है। अगला है, देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तो हमने आरंभ में ही पढ़ा था कि देवकीनंदन खत्री ने तिलिस्मी तथा अय्यारी उपन्यासों का क्या किया कि शुरुआत की। तो चंद्रकांता भी ऐसा ही उपन्यास है जिसमें तिलिस्म यानी कि जादू टोने इत्यादि के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से गोदान में वर्णित गांव कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में से गोदान में वर्णित गांव कौन से हैं? गोदान जो है हमारी प्रेमचंद की रचना है। और कौन से जो है उपन्यास, कौन से जो क्षेत्र है वो गोदान उपन्यास में वर्णित है? तो गोदान उपन्यास में जो वर्णित गांव है सेमरी और बेलारी है। ठीक है, कौन से हैं? सेमरी और बालारी हैं। और कौन से विकल्प में 2 और 3 की चर्चा की गई है? 2 और 3 की चर्चा की गई है जो है चौथे विकल्प में। तो हमारा सही विकल्प ये है। ठीक है, किसने लिखा है? हमारे जो है प्रेमचंद जी ने लिखा है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।